अब ये थ्योरम है एक। अभी इसके पहले हम लोगों ने कर्वेचर क्या है उसके डिफिनेशन को समझा, उससे रिलेटेड एक आर्टिकल थी, उस आर्टिकल को हम लोगों ने किया। अब उसी आर्टिकल पे बेस्ड ये हमारा थ्योरम है। इस थ्योरम के स्टेटमेंट को एक बार हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसका प्रूफ कैसे किया जाएगा इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दिया जा रहा है ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। जब भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आ जाता है तो हमको ये पता है, बहुत सारे थ्योरम्स किए गए हैं कि उसमें एक दो रिजल्ट होंगे। पहले वाले रिजल्ट को जब हम सपोज करते हैं कि ये ट्रू है तो दूसरे वाले को प्रूफ करना होता है, ये हमारा नेसेसरी पार्ट होता है। और दूसरे वाले रिजल्ट को हम ट्रू सपोज करते हैं तो पहले वाले रिजल्ट को प्रूफ करना होता है, वो हमारा सफिशिएंट पार्ट होता है। तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन से दो रिजल्ट हैं कि एक को सपोज करें तो दूसरे को हमको प्रूफ करना हो, और दूसरे को सपोज करेंगे तो पहले को। तो कहा जा रहा है कि ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कर्व टू बी ए स्ट्रेट लाइन। पहला हमारा कंडीशन है कि कोई एक कर्व है, कोई यह एक कर्व है, वो कर्व यदि स्ट्रेट लाइन हो जाए, ये जो हमारा कर्व है ये स्ट्रेट लाइन हो जाए तो कर्वेचर, ये कर्वेचर का सिंबल है कप्पा, इज ए जीरो एट ऑल द पॉइंट ऑफ द कर्व। यदि ये कर्व हमारा है तो उसका कर्वेचर होगा। यदि इस एक कर्व स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो उसके प्रत्येक पॉइंट पे जो कर्वेचर होगा वो जीरो हो जाएगा, ऐसा हमको दिखाना। तो अब हम पहले क्या करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है, और तब हम दिखा दें कि उसका जो कर्वेचर है वो हमारा जीरो हो जाए, ये नेसेसरी पार्ट। और दूसरा यदि हम ये लें कि उसका कर्वेचर जीरो हो जाए तब हमको ये दिखाना पड़ेगा कि जो वो कर्व होगा जिसका कर्वेचर प्रत्येक पॉइंट पे जीरो हो वो हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। तो इस वर्क को करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके प्रूफ में पहले हम नेसेसरी पार्ट ऐसा हम ले लेंगे। तब हमने सपोज कर लिया कि लेट कर्व बी ए स्ट्रेट लाइन। तो अब हमने कर्व को स्ट्रेट लाइन लिया, स्टेटमेंट बहुत नहीं लिखना है, ये क्या है इसको हम समझा दे रहे हैं। तो कोई कर्व है, उस कर्व का स्ट्रेट हमने सपोज कर लिया कि स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन एनालिटिकल ज्योमेट्री में आप जानते हैं कि यदि x1, y1 और z1 यह एक पॉइंट है और उस लाइन का यदि डायरेक्शन रेशियोज LMN है तो x माइनस x1 बाई L, y माइनस y1 बाई M और यह z माइनस z1 बाई N, ये हमारा इस लाइन का इक्वेशन है। और इस लाइन में जब एक डायरेक्शन को साइन होता है और इस पर यदि कोई एक r हम ले लें तो जो x की वैल्यू आती है यह LR और प्लस x1 और यह y की वैल्यू MR और प्लस यह y1 और z की वैल्यू NR और प्लस यह z1। तो ये हमारा इस x1 y1 z1 से जितने डिस्टेंस का पॉइंट निकालना होता है उसका ये कोऑर्डिनेट हमको दे देता है। तो अब हम क्या करेंगे कि कर्व को हम स्ट्रेट लाइन ऐसा हमने सपोज कर लिया। तो अब ये x1 x2 x3 एक पॉइंट को ऐसा हम ले रहे हैं डीजी में, और जो x y z है उसको कैपिटल x1 x2 x3। तो यदि हमने सपोज कर लें कि लेट कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कर्व को हमने स्ट्रेट लाइन ले लिया, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज, अब क्या हो गया, x1 माइनस x1 और अपान यह A1 डायरेक्शन को साइन को हमने LMN को A1 ले लिया और यहाँ से यह x2 माइनस स्मॉल x2 अपान A2 और यह x3 माइनस x3 और अपान A3, ऐसा लाइन का इक्वेशन ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि इस लाइन में x1 x2 x3 से s लेंथ पर
कोई यदि हमको कोऑर्डिनेट लेना हो तो यह एस लेंथ पर ले, जैसे यहाँ आर लेंथ पर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तब हमारा यह x1 इसकी वैल्यू आया स्मॉल x1 प्लस a1s, स्मॉल x2 इज इक्वल टू x2 प्लस as, स्मॉल x3 इज इक्वल टू x3 प्लस as। इस फॉर्म में ये हमको मिल गया। या इसी को हम जर्नल फॉर्म में जब लिखेंगे तो यह xi इज इक्वल टू xi प्लस as। अब 1 लेंगे तो हमारा पहला आ गया, 2 लेंगे ये दूसरा आ गया, 3 लेंगे तीसरा आ गया। तो इसी को यदि यह xi माइनस xi अपान ai ऐसा ले लें s, तो यही हमारा लाइन का इक्वेशन हो गया। इस लाइन के इक्वेशन को शॉर्ट में हमने ऐसा लिखा, 1 ले तो x1 माइनस x1 अपान a1 ये आ गया, x2 माइनस x2 अपान a2 ये आ गया, x3 अपान x3 ये आ गया। और यह कितने डिस्टेंस का हमारा पॉइंट हम लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो आया ये लाइन का, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। अब जब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया तब हम क्या करेंगे कि इसका कर्वेचर निकाल, कर्वेचर। तो कर्वेचर का, चूंकि ये आर का लेंथ के टर्म में दिया गया है, तो कर्वेचर का जो फार्मूला हम लोग निकाले हैं वो कर्वेचर कप्पा की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट एक्स आई डबल डैश, ये कर्वेचर कप्पा अंडर रूट एक्स आई डबल डैश और यह एक्स आई डबल डैश, ये डॉट प्रोडक्ट ये पीछे कर्वेचर में आ चुका है कि कर्वेचर की वैल्यू जब आर का लेंथ यस के टर्म में करते हैं तभी हमारा ये वैल्यू आता है। अब हम क्या करें कि एक्स आई डैश की वैल्यू निकालें। तो एक्स आई डैश का मतलब यस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो यहां से ये जो वैल्यू आया यहां से एक्स आई डैश एस के रिस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव, तो यह एक्स आई डैश और यह एक्स आई एक पॉइंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0। जैसे हमको यदि 1 2 3 से पास करना हो तो x1 माइनस 1 और यह x2 माइनस 2 x3 माइनस, और ये नीचे डायरेक्शन को साइन, तो ये तो आपके कांस्टेंट है x1 x2 और उसी लाइन का डायरेक्शन को साइन ये कांस्टेंट है। तब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट किया तो एक्स आई डैश, अभी हमारा एक पॉइंट है, एक करंट को, एक कर्व का प्रत्येक पॉइंट के लिए कैपिटल एक्स आई, लेकिन एक उसका कोई पॉइंट है वो हमारा x1 x2 x3, तो ये हमारा कांस्टेंट हो। ए आई एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है इसलिए वो भी कांस्टेंट। तब हमको मिल गया एक्स आई डैश, इसकी वैल्यू ए आई कांस्टेंट जब लेंगे, ए आई आपका कांस्टेंट है, यस का डेरिवेटिव 0 और फिर एक्स आई डबल डैश, एक्स आई डबल डैश, अब यह डायरेक्शन कोसाइन ये कांस्टेंट हो गया इसलिए अब दूसरी बार डेरिवेटिव करेंगे तो 0। तो जब स्ट्रेट लाइन का इसको इक्वेशन लिखा और इसी को 2 बार डेरिवेटिव किया, क्यों 2 बार, क्योंकि हमारा एक्स आई डबल डैश की जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तब कर्वेचर निकलेगा, तो एक्स आई डबल डैश 0 इसलिए कर्वेचर 0 आ गया। तब हमारा यह एक्स आई डबल डैश की वैल्यू यहाँ रखे तो यह 0 इंटू 0 ये 0 आ जाए। तो ये 0 कब मिला, जब हमारा जो कर्व था वो कर्व स्ट्रेट लाइन हुआ तब इसका ये इक्वेशन हुआ, और तब एक्स आई डबल डैश 0 हुआ तब हमारा कर्वेचर जो हो गया वो 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसका कन्वर्स, ये नेसेसरी पार्ट में देखा कि जब कर्व हमारा स्ट्रेट लाइन है तो उसका जो कर्वेचर हुआ वो कर्वेचर 0 हो गया। अब इसका हम कन्वर्स लेंगे, यानी हम ये सपोज कर लेंगे कि जो कर्व है उसका प्रत्येक पॉइंट पे जो कर्वेचर है वो 0 है, वो एक पॉइंट के लिए नहीं है, प्रत्येक पॉइंट पे। तो सफिशिएंट पार्ट, ये हमारा सफिशिएंट पार्ट। अब सफिशिएंट पार्ट में हमें सपोज कर लेंगे कि कर्व के प्रत्येक पॉइंट का जो कर्वेचर है वो हमारा 0 है, तब जो कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसा हमको प्रूव करना है। तब हमने क्या किया, लेट कर्वेचर at every point of the curve
इज इक्वल टू जीरो। ये हमने कर्वेचर जो हुआ उसको जीरो कर दिया, दैट इज ए कप्पा इज इक्वल टू जीरो। और कप्पा की वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट एक्स आई डबल डैश और यह एक्स आई डबल डैश, इसकी वैल्यू जीरो। तो अब देखें ये बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब एक डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डॉट रहता है तो डीजी में उस डॉट को हम नहीं लिखते हैं, अंडरस्टूड है। अब आप देखेंगे कि ये दो का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो ये तभी पॉसिबल होगा क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम है। तो या तो ये वेक्टर जीरो हो जाए तब हमारा इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, और नहीं तो इनके बीच का एंगल 90 हो जाए, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस दोनों के बीच का एंगल। तो यदि कॉस 90 हो जाए तो भी हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट जीरो दिया है, तो ये जीरो तभी होगा जब वहां दो में एक पॉसिबिलिटी हो, या तो ये जीरो हो जाए, और चूंकि ये दो नहीं है, ये कोई दो बार आया है, तो ये एक जीरो हुआ तो वही दूसरा है तो दूसरा जीरो हो जाएगा। तो या तो ये जीरो या दोनों के बीच 90 डिग्री हो जाए। तो हम देख रहे हैं चूंकि वेक्टर सेम है तो कोई वेक्टर स्वयं से जीरो एंगल बनाएगा वो 90 नहीं बना सकता, इसलिए cos 90 वाला विकल्प समाप्त है आपका। तो दूसरा विकल्प यही है कि एक्स आई डबल डैश जो हो स्वयं जीरो हो जाए, तभी इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो दिस इंप्लाई एक्स आई डबल डैश इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये कोई वेक्टर स्वयं से जीरो एंगल बनाएगा वो 90 नहीं बनाएगा। तो ये हमारा एक्स आई डबल डैश। अब हम क्या करें कि इसको एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें। तो यस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तब हमने क्या किया, देखे ए एक्स आई डैश है, इसका मतलब एक्स वन डैश इज इक्वल टू जीरो, एक्स टू डैश इज इक्वल टू जीरो, एक्स थ्री डैश इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स वन डैश को इंटीग्रेट किया, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। तो अब हमने क्या किया कि x1 ये दो बार डेरिवेटिव है, तो एक बार जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक डिफरेंशिएशन समाप्त हो जाएगा, तब केवल एक्स आई डैश बचा, और तब एक्स आई डैश तो x1 डैश ये जैसे हमारा x1 डबल डैश, ये x2 डबल डैश, ये x3 डबल डैश, यही एक्स आई डैश का है। फिर अब इसको इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यह x1 डैश, यानी एक बार यस के रिस्पेक्ट में, ये दो बार यस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तब यहाँ हमारा कांस्टेंट आया, इसको हमने a1 कह दिया। फिर यहाँ से x2 डैश a2 कह दिया, x3 डैश a3 हमने कह दिया। इट मीन्स एक्स आई डैश इज इक्वल टू ai। ठीक है ये। अब हमारा फिर एक बार और इंटीग्रेट करें, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तभी हमको जो मिलेगा वो केवल एक्स आई डैश होगा। ये कांस्टेंट है, इसको भी इंटीग्रेट करें, यानी हमने क्या किया, यस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, तो यह एक्स आई डैश डी एस, ये इंटीग्रेशन हुआ, और यह इंटीग्रेशन ए आई डी एस और प्लस एक कांस्टेंट, क्योंकि जब इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट आता है। अब हम बी आई क्यों लिखें, क्योंकि x1 के लिए करेंगे तो b1, x2 के लिए करेंगे b2, x3 के लिए करेंगे b3, तो xi के लिए हमने कांस्टेंट को bi कर लिया। अब आपको ये एक्स आई डैश यस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, एक डिफरेंशिएशन है, उसको इंटीग्रेट किया तो केवल एक्स आई यह बच गया, और फिर यहां से ए आई कांस्टेंट है, यहां ए आई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पहले आ गया, और इंटीग्रेट करेंगे डीएस का तो यह एस ए आई एस और प्लस बी आई, यह बी आई इस फॉर्म में आ गया। अब इसी को हम लिख सकते हैं यहां से एक्स आई, इसको इधर ले लें, माइनस बी आई अपान ए आई इज इक्वल टू एस। ये जो फॉर्म है
एक्स आई, इसको इधर लाया माइनस बी आई इक्वल टू ए आई एस। अब ए आई को भी कर लिया केवल एस। इसी को हम लिख सकेंगे यह x1 माइनस b1 अपान a1, x2 माइनस b2 अपान a2, x3 माइनस b3 अपान a3 इज इक्वल टू s। यही हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तब हमने देखा a b1 b2 b3 से पास करता हुआ ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन जिसका डायरेक्शन कोसाइन a1 a2 a3 हो गया है। तब हमने देखा कि जब इसका कर्वेचर को हमने जीरो लिया तो जो ये कर्व हुआ वो कर्व हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया। और ये हमको दिखाना था, कर्व को स्ट्रेट लाइन लिया तो कर्वेचर जीरो, और जब कर्वेचर को जीरो लिया तो कर्व हमारा स्ट्रेट लाइन। इस तरह से थ्योरम कंप्लीट हो। अब इसके बाद अभी एक थ्योरम हम लोगों ने किया है। इस थ्योरम के बाद अब हम लोग को टार्सन, एक नई डेफिनेशन है। जैसे हमारा कर्वेचर है वैसे हमारा टार्सन है। टार्सन का नाम जहाँ कर्वेचर हम डिफाइन किए थे वहाँ भी हमने थोड़ा सा इसके विषय में एक बार आपको संकेत दिया था। अब वो चीज़ हमारे सामने है, उसको डिटेल में हमको करना है। लेकिन ये वर्क भी आपका वैसे ही है जैसे कर्वेचर के लिए हम लोगों ने किया। अब कर्वेचर वाले वर्क में इसमें फर्क ये है कि उसमें टेंजेंट के डायरेक्शन में जो चेंज होता है, यानी आर्क रेट ऑफ रोटेशन जो निकालते हैं वो टेंजेंट का निकालते हैं। इसमें आर का रेट ऑफ रोटेशन निकालते हैं वो बाई नॉर्मल का निकालते हैं। तो जो बाई नॉर्मल का आर्क रेट ऑफ रोटेशन आएगा वो हमारा टार्सन कहलाएगा, और आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टेंजेंट आएगा वो कर्वेचर कहलाएगा। तो यानी जैसे हमने कोई एक कर्व सपोज कर लिया इस फार्म में, और यह कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट, इसका ये टेंजेंट हो गया टी आई, और इसका बाई नॉर्मल हमने ऐसे ले लिया बाई नॉर्मल या बी आई इस फार्म। तो ये बाई नॉर्मल हो गया। अब हम क्या किया कि पी हमारा पॉइंट है, इसी का एक कंजिक्यूटिव पॉइंट हमने क्यों ले लिया, और इसका आर्क लेंथ है, यदि हमारा फिक्स्ड है इससे आर्क लेंथ हमने एस ऐसा सपोज कर लिया, और इसको हमने डेल एस ऐसा सपोज किया, डेल एस की था क्यों। तो ये P पर टेंजेंट लिया, और इसी प्लेन में हमारा जो लाइन आएगा वो हमारा प्रिंसिपल नॉर्मल होगा, दोनों के परपेंडिकुलर बाई नॉर्मल। लेकिन चूंकि इन दोनों के परपेंडिकुलर हम लाइनें ड्रा नहीं कर सकते तो हमने ऐसे बाई नॉर्मल को ले लिया। अब यह Q है, इस Q के फिर परपेंडिकुलर हम एक बाई नॉर्मल है, तो इसके बाई नॉर्मल हमने लिया, सपोज किया हमारा यह बाई नॉर्मल यह बी आई प्लस डेल बी आई इस फॉर्म, यानी ये हमने बी आई बाई नॉर्मल का यूनिट वेक्टर है, और ये इसका एक फिक्स्ड पॉइंट से आर्क लेंथ एस है, और इसका एक कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट लिया क्यू, और इसका आर्क लेंथ हमने ले लिया डेल एस। तो डेल एस पर जब बाई नॉर्मल लिया तो उसको हमने उसके यूनिट वेक्टर को बी आई प्लस डेल बी आई ऐसा ले लिया। तब अब हम देखेंगे कि आर्क लेंथ डेल एस में बाई नॉर्मल कितना रोटेट हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो यह बी आई है इसी के पैरेलल एक लाइन ले लिया, इसके पैरेलल ये हमने बी आई, और तब देखें कि यह बी आई से कितना ही एंगल हुआ, इसी को हमने डेल थीटा, ये डेल थीटा ऐसा ले लिया। तो अब ये देखा गया कि आर्क लेंथ डेल एस में बाई नॉर्मल जो रोटेट हुआ वो डेल थीटा, इसलिए आर्क रेट जब हम निकालेंगे यानी यूनिट आर्क पर कितना ये बाई नॉर्मल में चेंज हो गया, तब हमारा डेल थीटा बाई डेल एस। और जब ये जो आया वो हमारा टार्सन अब कहलाएगा। यही वर्क जब टेंजेंट लेते थे, टेंजेंट और टेंजेंट के डायरेक्शन में जो चेंज होता था उसका जब यूनिट आर्क लेंथ लेते थे तब वो हमारा कर्वेचर कहलाता था। लेकिन जब बाई नॉर्मल का आर्क लेंथ में इसके बाई नॉर्मल में कितना रोटेशन हुआ तो यूनिट आर्क लेंथ में क्या हुआ, तो वो हमारा टार्सन हुआ, और वो टार्सन एट पी लेना होगा। तब हमारा डेल एस जब जीरो को टेंड करेगा तब ये पी पर वो टार्सन होगा, और तब यही हमको टार्सन एच पी निकालना है।
तो अब आप टार्सन समझ लिए कि टार्सन जो है वो आर्क रेट का मतलब यूनिट आर्क पर, तो आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ बाई नॉर्मल, यानी ये बाई नॉर्मल है वो डेलियस आर्क पर कितना उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, तो यूनिट आर्क पर जो चेंज होगा वही उसका टार्सन कहलाएगा। जब टेंजेंट का चेंज होता है तो कर्वेचर और बाई नॉर्मल का चेंज होता है तो टार्सन। तो अभी हमारा टार्सन हुआ कि आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ बाई नॉर्मल, वही जब टेंजेंट कर देंगे तो कर्वेचर, बाई नॉर्मल कर देंगे तो वो हमारा टार्सन आ जाएगा। अब टार्सन का जो मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कर्वेचर के मैग्नीट्यूड को कप्पा से डिनोट करते हैं, वैसे जो टार्सन होता है उस टार्सन के मैग्नीट्यूड को टाउ से डिनोट करते हैं और डिनोट करते हैं ऐसे और पढ़ते हैं टाउ। एक टाउ है, ये रिप्रेजेंट करता है जो टार्सन है उस टार्सन के मैग्नीट्यूड को, तो ये हमारा टाउ ऐसा ले लेंगे। तो टार्सन यानी यह टार्सन। अब हम क्या करने जा रहे हैं, टार्सन आप समझ गए। अब टार्सन डिटरमिन करने का फार्मूला हमको डिराइव करना है, तो टार्सन एट पी, टार्सन एट पी। तो अभी ये देखेंगे कि आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ बाई नॉर्मल, और तो हमारा टार्सन हुआ, लेकिन टार्सन एट पी लेना होगा तो डेल एस टेंस टू जीरो, तो यह लिमिट डेल एस टेंस टू जीरो, आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ बाई नॉर्मल। आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ बाई नॉर्मल, उसी का डेल एस जीरो को टेंड कर लेंगे तो वो जो टार्सन होगा वो हमारा पी पर आएगा, पी पर आएगा। अब हम देखेंगे कि ये डेल थीटा यानी लिमिट और डेल एस टेंस टू जी, डेल एस जब जीरो को टेंड करेगा तब पॉइंट पी मिलेगा, तब वो टार्सन एट पी होगा। तो यह लिमिट अब आर्क रेट, तो डेल एस पर बाई नॉर्मल में चेंज डेल थीटा, तो यूनिट पर यानी यह डेल थीटा बाई डेल एस ये आ गया। और हम लोग डिफरेंशिएशन के फार्मूले से मालूम है कि डेल थीटा बाई डेल एस है और ये डेल एस जीरो को टेंड किया, यही हमारा डी थीटा बाई डी एस ऐसा आ जाएगा, डी थीटा बाई डी एस। अब आप देखेंगे कि जब टार्सन हम लोगों ने, तो ये डी थीटा बाई डी एस ये हमारा टार्सन एट पी आया, लेकिन हम लोग जब कर्वेचर किए थे तो वहां भी यही आया था, तो उसमें कर्वेचर लेने के लिए हमने डेल टी आई को इंक्लूड किया था। वो वर्क हमको यहाँ भी करना है, तो वो वर्क करने के लिए अब इसमें क्या करेंगे कि इसको हम लिखेंगे डी ए इस फॉर्म में, जैसे वहां लिखा गया था कि यह डी बी आई, जो बाई नॉर्मल का रहेगा तो डी बी आई और अपान डी एस और फिर अपान यह डी बी आई अपान डी थीटा। देखें ये 1/ds है और डी थीटा को 1/डी थीटा, और तब कर्वेचर में डी टी आई किए थे, यहाँ हमने डी बी आई कर लिया। अब आप देखेंगे कि जो टार्सन होता है वो मैग्नीट्यूड होता है और ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी याद है, इसलिए जो मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो इसका भी मैग्नीट्यूड और इसका भी मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड क्योंकि यहाँ हमारा यह वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसलिए इसमें माड की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यह बी आई जो होगा वो यूनिट वेक्टर है बाई नॉर्मल का, इसलिए जब यूनिट वेक्टर आ गया तब हमको ये चूंकि मैग्नीट्यूड होता है इसलिए इसका माड लेंगे तो मैग्नीट्यूड देगा, और इसका भी चूंकि बी आई यहाँ भी है तो इसका भी माड लेंगे। अब हम दिखाएंगे कि जो यह डी बी आई है बाई डी थीटा, जैसे डी टी आई बाई डी थीटा को हम लोगों ने दिखाया था 1, वैसे ये भी 1 होगा। इस वर्ग को अब हम दिखाने जाएंगे, तो अब कैसे दिखाएंगे तो देखें वही सेम प्रोसीजर वो टी के लिए था, ये हमारा बी के लिए। अब आप क्या कर रहे हैं कि यह यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन हमारा ये। अब ये भी यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, इसका मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड 1
तब हमारा यह Q है, इससे यह R ले लिया और यहाँ S ले लिया और इसको ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया। तब आप देखेंगे ये वेक्टर आपका BI, यह वेक्टर चूंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 तो 1 ले लिया और इसका यूनिट वेक्टर जो है वो हमारा BI, यह BI, और ये जो है इसका भी मैग्नीट्यूड यह 1 और ये जो वेक्टर है वो BI प्लस डेल BI। इट मीन्स ये जो होगा वो जब हमारा डेल BI मिलेगा तभी यह BI प्लस डेल BI, यह BI प्लस डेल BI हो गया। यानी इस चीज को ये हमारा यह Q है और यह R है और फिर ये हम लोगों ने यह BI था और यह BI प्लस डेल BI, ये हमारा यूनिट वेक्टर था। अब इसी के मैग्नीट्यूड 1 ये भी ले लिया और 1 ये भी, इसको ज्वाइन कर दिया, ये हमारा RS ऐसा हो गया। तो यह BI है आपका और यह BI प्लस डेल BI। इट मीन्स जब यह डेल BI होगा तभी इस वेक्टर के इसके एंड से इसको ऐड करेंगे तो ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब यह डेल BI हो। तो अब ये डेल BI की वैल्यू, यह डेल BI, अब इसका मैग्नीट्यूड है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो RS, जो डेल BI का ये लेंथ हुआ वही उसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो हमारा RS। अब इस RS की वैल्यू को निकाल, तो RS के लिए तो क्या करते हैं, यहाँ से हमने इस एंगल को बाइसेक्ट करती हुई लाइन ले ली, ये बाइसेक्ट करता हुआ। तो चूंकि ये टोटल थीटा है इसलिए ये और ए दोनों इक्वल हो गया और ये हमारा डेल थीटा बाई 2 ऐसा हमको मिला। तो इसकी वैल्यू, तो अब आप देखेंगे कि यह 1 है और यह भी 1 है क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर है, तो 1 है और ये एंगल ये इसको बाइसेक्ट करता हुआ लिए तो ये और ये दोनों इक्वल हो गए। तब हमने देखा कि यह लेंथ भी इक्वल, ये लेंथ भी इक्वल, यह इक्वल, ये इक्वल, इसलिए हमारा जो यह एंगल होगा और यह एंगल होगा वो दोनों सेम होगा। तो जब दोनों सेम हो गया इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है तो 90, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तब हम क्या करें कि जो RS है ये 2 टाइम्स यदि इसको हम ले लें कोई दूसरी वैल्यू सपोज कर लें कि इसको हमने यदि M से डिनोट कर लिया तो जो RM होगा उसका 2 टाइम्स RS, तो यह 2 टाइम्स RM। अब यह मिडल पॉइंट है RS का, चूंकि इसको बाइसेक्ट किया जा रहा है। तो अब RM की वैल्यू निकालेंगे तो यह वैल्यू 1 और इसका निकालेंगे तो ये 1 cos डेल थीटा बाई 2 और इसका लेंगे तो जब सामने का लेते हैं तो साइन, तो इट मीन्स ये हमारा 1 साइन डेल थीटा बाई 2 ये सारे वर्क हम लोगों ने कर्वेचर के लिए भी किया है, तो ये वैल्यू आ गया। तो यह डेल थीटा डेल BI इसकी वैल्यू इस फॉर्म में ले लिया। अब हमको चाहिए dBI बाई डी थीटा, तब हम क्या करें कि इसमें डेल थीटा से इसको इस फॉर्म में लें, डेल BI अपान डेल थीटा, और चूंकि ये डेल थीटा अतिरिक्त लिए है इसलिए 2 साइन डेल थीटा बाई 2 अपान डेल थीटा ऐसा है। अब ये डेल BI बाई डेल थीटा है, यदि लिमिट ले लें डेल थीटा टेंड्स टू 0 तो यही dBI बाई डी थीटा ये वैल्यू मिल जाएगा और वही हमको लाना है। तब इसलिए हम लिमिट लें, लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू 0 और यह डेल BI अपान डेल थीटा और यहाँ से लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू 0 और 2 साइन डेल थीटा बाई 2 अपान डेल थीटा। और फिर देखें कि साइन पे जो एंगल रहे
यदि उसी को डिवाइड करे और वही लिमिट 0 को टेंड करे तो वैल्यू 1 देता है। तो अब आप क्या कर लेंगे कि चूंकि यह डेल बी आई बाई डेल थीटा और डेल थीटा 0 को टेंड किया तो यह डी बी आई बाई डी थीटा हो गया डिफरेंशिएशन। इसी को तो ध्यान में रख करके लिमिट लिया गया कि कैसे हमको यह डी बी आई बाई डी थीटा आ जाए। तो अब इसकी वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे तो यह डी बी आई बाई डी थीटा ये हमारा आ गया। ये डेल थीटा 0 को टेंड किया तो यह इसका जब लिमिट ले लेंगे तो यह डी बी आई बाई डी थीटा ऐसा भी है। अब इसको हम क्या करेंगे कि यह एंगल में साइन डेल थीटा बाई 2 है तो यह भी डेल थीटा बाई 2 चाहिए। तो यहाँ से यह लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0 और यह 2 साइन डेल थीटा बाई 2 और यह भी डेल थीटा बाई 2 हम करें क्योंकि जो एंगल यहाँ रहेगा वही एंगल यहाँ चाहिए। तो चूंकि डेल थीटा बाई 2 है नहीं तो वैल्यू में परिवर्तन न हो तो 2 हमने ले लिया। अब यह 2 से कैंसिल और डेल थीटा 0 को टेंड किया तो साइन जो एंगल है वही डिनोमिनेटर तो ये वैल्यू 1 तो इट मीन्स इसकी वैल्यू आ गया 1 ये 1 है। अब हम क्या करेंगे कि हमने दिखा दिया कि यह डी बी आई बाई डी थीटा इसकी वैल्यू 1 आ गया। अब इसी की वैल्यू यहाँ रख देंगे तब हमारा टार्सन निकल आएगा। तो ये वैल्यू निकाल लिया गया। अब इसकी जो वैल्यू है वही हम यहाँ रख दें तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी बी आई बाई डी थीटा इन इक्वेशन 1 वी गेट टार्सन एट पी, टार्सन एट पी इज इक्वल टू टाउ, ये नोटेशन है टाउ और इसकी जो वैल्यू आया वो मॉड ऑफ डी बी आई बाई डी एस ऐसा आ गया। अब यह डी थीटा बाई डी बी आई बाई डी थीटा 1 आ गया तो ये आ गया। यानी इट मीन्स ये डी बी आई बाई डी एस या इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ बी आई डैश ऐसा लिख सकते। तो ये हमारा आर्क लेंथ के टर्म में एक टार्सन का डेरिवेशन हो गया। अब ये आर्क लेंथ के टर्म में ही ये दिया गया है इसलिए अब देखेंगे कि जब हम इसकी वैल्यू को टार्सन को लेना था कर्वेचर को तब हम क्या करते थे इसकी वैल्यू अंडर रूट एक्स आई डबल डैश और एक्स आई डबल डैश इस फॉर्म में लिखा गया। लेकिन एक्स आई डैश टी आई था, एक्स आई डैश टी आई था। अब यहाँ हमारा बी आई डैश को रिप्रेजेंट है, बी आई स्वयं हमारा इंडिपेंडेंट है तो इसलिए इसको इस फॉर्म में चेंज नहीं किया गया है क्योंकि केवल एक्स आई डैश टी आई को रिप्रेजेंट करता है वो हमारा पी आई या बी आई के लिए इस फॉर्म में अभी तक कोई हम लोगों ने नोटेशन नहीं दिया। तब हमारा बी आई डैश ये वैल्यू आ गया। अब इसी की जो वैल्यू आएगा यानी हमने क्या किया कोई प्रॉब्लम इससे वैसे सीधे आर्क लेंथ के टर्म में पूछता नहीं है। अभी हम लोग आगे पैरामीट्रिक फॉर्म जब इसको चेंज करेंगे तब ये चीज़ें आती हैं। टार्सन के लिए फार्मूला डेराइव होता है। अभी हमारा यह बी आई डैश आर्क लेंथ के टर्म में आया है और फार्मूले के फॉर्म में कैसे इसको डेराइव करेंगे वो हमारा आगे का वर्क है। तो ये आर्क की टार्सन क्या है और उसको आर्क लेंथ के टर्म में उसका डेरिवेशन क्या हुआ इस वर्क को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अभी हम लोगों ने टार्सन, ये टार्सन का नोटेशन है। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा थ्योरम है। इस थ्योरम को देखें क्या कहा जा रहा है, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए गिवन कर्व इज ए प्लेन कर्व। पहले इसकी क्या मीनिंग है उसको समझें। जैसे हम लोग ये जो भी स्टडी कर रहे हैं वो 3 डायमेंशन में कर रहे हैं। तो यदि हमने कोई ये कर्व लिया, यहाँ से एक कर्व लिया, ये हमारा स्पेस पे एक कर्व आ गया। अब ये जो स्पेस में हमने कर्व लिया वो कर्व हमारा एक प्लेन में नहीं आ पाएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो कर्व यदि प्लेन कर्व हो जाए इट मीन्स एक कर्व एक प्लेन में ही वो लाई करे। कोई भी इसका पार्ट जैसे यहाँ से स्टार्ट किया और ये बाहर आ जाता है, जब ये एक्स वाई प्लेन है इसमें यदि ये बाहर आ जाता है, जब भी आ जाता है तो वो हमारा प्लेन कर्व नहीं होता, अब वो हमारा स्पेस कर्व हो जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि कोई भी स्पेस कर्व यदि ये प्लेन कर्व रहे तो इसके प्रत्येक पॉइंट का जो टार्सन होगा वो 0 होगा और इसका कन्वर्स यदि कोई एक कर्व ऐसा है कि उसके प्रत्येक पॉइंट का टार्सन 0 है तब जो वो कर्व होगा वो प्लेन कर्व होगा। ये हमको दिखाना होगा। जैसे इसके पहले हम लोगों ने किया कि
कोई एक कर्व है, वो कर्व यदि स्ट्रेट लाइन हो जाए तो प्रत्येक पॉइंट पे कर्वेचर 0 होगा और उसका कन्वर्स। यहाँ ये प्लेन करके वो कर्व स्ट्रेट हुआ, कर्व स्ट्रेट हुआ और एक कर्व प्लेन कर्व हुआ, यानी प्लेन में लाई किया, तब तो उसका टार्सन 0 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए नेसेसरी पार्ट में ये सपोज कर लेंगे कि जो कर्व है वो कर्व प्लेन कर्व है, तो लेट कर्व इज प्लेन कर्व। अब आप देखें कि जब यह कर्व एक प्लेन में आ गया, तो जब प्लेन में आ गया तो कोई पॉइंट ले, यह एक पॉइंट के लिए नहीं, उस पे टेंजेंट ले और उसी पॉइंट पर उसी प्लेन में जो नॉर्मल होता है वो प्रिंसिपल नॉर्मल होता है। तो ये हमारा टेंजेंट हुआ, ये टेंजेंट। और इस प्लेन में अब टेंजेंट के परपेंडिकुलर 2 लाइन होगी, एक तो इस प्लेन में परपेंडिकुलर लाइन और एक इस पॉइंट का जो ये टेंजेंट है, ये प्रिंसिपल नॉर्मल है और टेंजेंट है इसके परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो ये हमारा बाई नॉर्मल होता है। तो इसका मतलब जब यह कर्व प्लेन में लाई करेगा तो उसका जो टेंजेंट होगा वो उस प्लेन में होगा ही, और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो हमारा प्रिंसिपल नॉर्मल, जिसको पीआई से डिनोट करते हैं। इसका मतलब जो ये कर्व, यदि कोई कर्व प्लेन कर्व होता है, इट मीन्स वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करता है। क्यों? क्योंकि टी आई और पी आई को कंटेन करने वाले प्लेन को क्या कहते हैं? ऑस्कुलेटिंग प्लेन। तो ये हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन में हो गया। अब ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन में जब हो गया तब देखें हम यदि यहाँ बी आई लें, सपोज कर लें ये बाई नॉर्मल हमने लिया इस पर बी आई, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 है, मैग्नीट्यूड हमारा 1 है और इसका डायरेक्शन बदलता रहेगा। तो अब जब देखें कि जब ये प्लेन कर्व पे हुआ, आई स्पेस कर्व पे हुआ, दोनों में क्या फर्क हुआ? तो जैसे मान लीजिए हमारा प्लेन कर्व है तो इसका परपेंडिकुलर लाइन लिया और इसका यूनिट वेक्टर हमारा ये है। अब ये दूसरा लिया उसी प्लेन में है, इसका टेंजेंट लिया, इसके परपेंडिकुलर लाइन लिया और इसका भी बाई नॉर्मल, तो 1 डिस्टेंस से भी आया, 1 डिस्टेंस से भी आया। ये प्रत्येक पर, और ये जो डायरेक्शन होगा सब पैरेलल है, इसके परपेंडिकुलर ये भी है, इसके परपेंडिकुलर, तो एक ही प्लेन में 2 परपेंडिकुलर लाइन पैरेलल, तो मैग्नीट्यूड भी 1 और डायरेक्शन भी 1 और डायरेक्शन भी पैरेलल। तो ये हमारा कोई भी वेक्टर 2 तरह से कांस्टेंट होता है, यदि उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे तो और उसका डायरेक्शन कांस्टेंट रहे तो, और जब डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड जब दोनों कांस्टेंट होता है तो वो कांस्टेंट वेक्टर कहलाता है। तो यह जो बी आई हुआ वो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट वेक्टर हो गया केवल। अब देखें स्पेस कर्व लेते तो क्या होता है, जैसे आपका यह स्पेस कर्व है तो यहाँ आपका बाई नॉर्मल ये है, बाई नॉर्मल ये है, और ये स्पेस कर्व यहाँ आया, अब इसका बाई नॉर्मल यदि इसका टेंजेंट लिया, अब कर्व की जो पोजीशन इस पे टेंजेंट लिया उसका प्रिंसिपल नॉर्मल और ये बाई नॉर्मल है, तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही रहा, लेकिन ये डायरेक्शन जब ये स्पेस में कर्व रहेगा तो हर पॉइंट का टेंजेंट अलग, प्रिंसिपल नॉर्मल अलग, अब बाई नॉर्मल का प्रत्येक पर चेंज होता रहेगा। तो जब डायरेक्शन चेंज हुआ इसका मतलब जब कर्व स्पेस में होगा तो बी आई प्रत्येक के लिए चेंज होता रहेगा, और जब ये प्लेन कर्व हो गया तो जब प्लेन में हुआ तो मैग्नीट्यूड तो 1 था ही, अब ये इसके परपेंडिकुलर हमारा ये हुआ और उसी प्लेन के परपेंडिकुलर ये भी है, तो प्रत्येक जगह जब इसके परपेंडिकुलर ही होगा इसका मतलब डायरेक्शन भी हमारा पैरेलल हो गया, सेम हो गया। तो यूनिट वेक्टर था बी आई, तो मैग्नीट्यूड तो सेम था ही 1, और डायरेक्शन भी जब पैरेलल हो गया इसका मतलब वो वेक्टर चेंज नहीं हो रहा, तब वो कांस्टेंट वेक्टर हो गया। तो जब प्लेन कर्व होगा तो जो हमारा बी आई होगा वो कांस्टेंट होगा, ये हमारा कांस्टेंट याद। और निकालना है टार्सन, तो टार्सन की वैल्यू होती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ डी बी आई बाई डी एस, यानी बी आई को एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें और जो आवे उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो हमारा टार्सन होगा। तब अब हमने क्या किया कि चूंकि और बी आई कांस्टेंट है
तो जब कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, कर्व जो हुआ वो हमारा प्लेन कर्व हो गया। तो जब प्लेन कर्व हो गया तो इसका मतलब हमारा ये जो वैल्यू आया वो जीरो। जब बी आई कांस्टेंट तो उसका डेरिवेटिव जीरो, और जब जीरो तो इसका मतलब टार्सन जीरो हो गया। तब हमने देखा कि जब कर्व प्लेन कर्व हो गया तो उसका जो बाई नॉर्मल हो गया वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में सेम हो गया, यानी वो कांस्टेंट वेक्टर हो गया। और जब ये कांस्टेंट वेक्टर हो गया तब हमारा यहाँ से इसका जो टार्सन हो गया वो जीरो आ गया। और मैग्नीट्यूड यदि हमारा कोई यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, तो वो कांस्टेंट वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि उसका जैसे हमने एक कर्व लिया, इस कर्व का यदि ये डायरेक्शन हो, एक कर्व यहाँ आया यदि इसका डायरेक्शन ये हो, एक कर्व यहाँ आया डायरेक्शन ये हो, तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए वो कांस्टेंट वेक्टर नहीं हुआ। लेकिन जब डायरेक्शन भी इक्वल हो जाए और मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो तब वो कांस्टेंट वेक्टर, तभी डेरिवेटिव हमको जीरो देगा। तो इस तरह से नेसेसरी पार्ट है। अब सफिशिएंट पार्ट में क्या करेंगे? सफिशिएंट पार्ट में हमने सपोज कर लिया कि जो कर्व हुआ उस कर्व के प्रत्येक पॉइंट का जो टार्सन हो गया वो जीरो हो गया। तो अब हमने लिया कि ये लेट सफिशिएंट पार्ट लेट टार्सन ऑफ द कर्व at all the points, all the points है, at all the points is zero। हमने इसके प्रत्येक पॉइंट पर जो टार्सन है उसको जीरो ले लिया, तो यानी टार्सन हमारा ये हुआ और ये वैल्यू जीरो। टार्सन की वैल्यू डी बी आई बाई डी एस, यह वैल्यू जीरो। इट मीन्स ये वैल्यू जब जीरो है तो डी बी आई बाई डी एस जीरो होगा, तभी उसका मैग्नीट्यूड जीरो आएगा। तो यह डी बी आई बाई डी एस इज इक्वल टू जीरो। अब ये बी का एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो आ गया, इट मीन्स बी आई कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा बी आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये। अब इससे आपको क्या मिला कि कोई कर्व है उसमें जो बी आई यानी जो बाई नॉर्मल हो गया वो कांस्टेंट हो गया। तो बाई नॉर्मल का जो यूनिट वेक्टर है वो हम बी आई से डिनोट किया है, तो उसका मैग्नीट्यूड, अब वो कांस्टेंट है इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो अब आप देखेंगे जब ये कर्व आपका स्पेस कर्व नहीं रहेगा तो अब आपका जो बी आई होगा उसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, और ऐसी परिस्थिति में तो बी आई कांस्टेंट नहीं होगा। और बी आई कांस्टेंट हो गया इसका मतलब प्रत्येक पॉइंट पर बी आई का डायरेक्शन भी सेम हो गया, यानी यहां जो डायरेक्शन हुआ बी आई का वो हमारा यहां भी है वही डायरेक्शन यहां। तो ये डायरेक्शन सेम कब होगा? जब ये पैरेलल है, और पैरेलल तभी होगा जब ये कर्व एक प्लेन पे लाई करेगा। तो इसलिए बी आई कांस्टेंट हुआ, इट मीन्स कर्व के जो प्रत्येक पॉइंट पर बी आई कांस्टेंट, इट मीन्स वो कर्व जो हुआ वो हमारा प्लेन कर्व, क्योंकि जब कर्व स्पेस में रहेगा तो बी आई का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। जैसे ये हमने बी आई यहाँ लिया तो टेंजेंट है और ये प्रिंसिपल नॉर्मल और इसके परपेंडिकुलर बाई नॉर्मल। यदि ये कर्व यहाँ आया स्पेस में आया तब तो उस कर्व का टेंजेंट उसमें प्रिंसिपल नॉर्मल और उसके परपेंडिकुलर बाई नॉर्मल, तो ये बाई नॉर्मल का डायरेक्शन इस बाई नॉर्मल से चेंज हो गया। तो जब ये कर्व स्पेस में रहेगा तो बाई नॉर्मल का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, और ये बाई नॉर्मल का डायरेक्शन चेंज ना हो ये तभी पॉसिबल है जब ये टोटल कर्व एक प्लेन में रहेगा। और जब एक प्लेन में तो इसके यहाँ परपेंडिकुलर तो बी आई का डायरेक्शन वही और यहाँ भी बी आई के डायरेक्शन वही, प्रत्येक जगह बी आई पैरेलल होगा तभी बी आई कांस्टेंट होगा। इट मीन्स बी आई कांस्टेंट फॉर एवरी पॉइंट ऑफ द कर्व। इट इज पॉसिबल व्हेन द कर्व लाई इन वन प्लेन, और वन प्लेन में होगा तो प्लेन होगा कौन सा? वो हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन होगा, क्योंकि कर्व में टेंजेंट और प्रिंसिपल नॉर्मल तो हमेशा उस प्लेन में रहेगा। तो और इन दोनों को कंटेन करने वाला जो प्लेन होगा वो बाई नॉर्मल, वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन होगा। तो बी आई
कांस्टेंट है, इट मीन्स पी आई यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहा ही, वो प्रत्येक जगह पर जब उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो गया, और डायरेक्शन कांस्टेंट हुआ इसका मतलब हर पॉइंट पर जो डायरेक्शन हो पैरेलल, तो यहाँ भी एवरीवेयर पैरेलल तभी होगा जब ये हमारा प्लेन कर्व है। तो बी आई इज कांस्टेंट फॉर ऑल द पॉइंट्स of the curve that is curve will be lie on osculating plane. That is our curve is plane curve. ये हमारा जो कर्व हुआ वो प्लेन कर्व हो गया। तो इस तरह से ये हमको दिखाना था कि टार्सन 0 हो जाए तो कर्व प्लेन हो जाए, ये हमारा सफिशिएंट पार्ट था और नेसेसरी पार्ट इसके पहले हम लोगों ने किया। तो इस तरह हम लोगों ने 2 थ्योरम और एक टार्सन इसको डिफाइन किया। इसके बाद के वीडियो में एक महत्वपूर्ण रिजल्ट जो हम लोगों को आगे जितने थ्योरम में सब में उसका यूज आता है, सीरेट फ्रीनेट फार्मूला, ये क्या है और उसका डेरिवेशन क्या होगा, इसका यूज क्या है, ये नेक्स्ट